नमस्कार, मैं हूं निजाम पटेल और आप देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट टी टॉक। आज हमारे साथ हैं हमारे दोस्त मशहूर आरजे वॉइस ओवर आर्टिस्ट जावेद खान। बहुत आरजे जावेद। बहुत बहुत शुक्रिया निज़ाम भाई। और जैसे ही आपने हुक्म किया मैं हाजिर हो गया कि आखिर निज़ाम भाई से बात करने का एक मौका मिल रहा है। तो आप मुझसे क्या क्या पूछना चाहेंगे और मैं क्या क्या जवाब दे पाऊंगा, उसमें थोड़ा सा मैं कश्मकश में हूँ। आप पूछ लीजिए। मैंने तो ज्यादातर आपकी आवाज का यूज किया है। जी हमारा क्राइम शो आता था बिल्कुल। दास्तान जुर्म, उसमें आप वॉइस ओवर करते थे और भी अन्य अच्छा, प्रोग्राम थे उसमें भी खास वॉइस बात ये ओवर। रही कि हाँ दास्तान जुर्म 8 साल चला जी। और 8 साल में शायद ही है 10-12 एपिसोड मुझसे छूटे होंगे, बाकी सभी मेरी आवाज़ में हाँ थे। 2400 एपिसोड किए हैं अपने। बिल्कुल। जी जी। और फिर आवाज़ प्रदेश की आती थी, हाँ उसमें भी पूरे एपिसोड शुरुआत मुझसे हुई थी और ख़त्म भी मुझसे हुआ वो भी। जी जी जी। इसके अलावा बहुत आपने मौके दिए और वॉइस ओवर के अरे बहुत अच्छा मैंने क्या मौके दिए साहब, आपका टैलेंट था, हमने यूज किया। ये ज़रा ई नवाज़ी। टीवी ने यूज किया। तो जावेद भाई, ये शौक कैसा लगा आपको और कैसे पता चला कि आप वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं? अब देखिए क्या है कि शौक बचपन से था और हिंदी मीडियम में पढ़ा, जब कोरवाई में पढ़ता था उस वक्त की बात है कि तो वहाँ होता ये था कि कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कुछ बनेगा, कोई। तो मुझे ये लगता था, मैं रेडियो सुनने का बड़ा शौकीन था। जी। तो मुझे लगता था कि मैं रेडियो में अनाउंसर बनूंगा, तो अनाउंसर की जगह अलाउंसर बोलता था। अलाउंस। हाँ। तो ये है कि जब कोई पूछता था क्या बनोगे, तो मैं कहता था मैं रेडियो में अनाउंसर बनूंगा, तो सारे लोग हंसने लगते थे कि ये कोई, मतलब लोग डॉक्टर इंजीनियर। खैर, जो दिल की एक चाह थी वो आई। और फिर जब भोपाल आए पढ़ने के लिए, तो यकीन मानिए कि मैं आकाशवाणी के बाहर से जब मैं निकल के जाता था कई दिनों तक, तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंदर जाके बात करूं कि करना क्या है, कैसे क्या है। जी। वहाँ मौका मिला, फिर उसके बाद में ड्रामे का ऑडिशन हुआ, उसमें पास हुए और फिर अनाउंसर पैनल में आए। पहले जो वाणी से शुरुआत की, फिर प्राइवेट एफएम में, बिग एफएम में काम किया। और फिर इसके अलावा ये ईटीवी में, फिर शायद ही कोई सा चैनल ऐसा बचा हो डिस्कवरी में, लोनली प्लानट, सफारी, हंटर, डिस्कवरी शोकेस, आई शुडंट बी अलाइव, टेबू, ऐसे पता नहीं कितने सारे एपिसोड किए। और हर जगह मुझे अच्छे अच्छे लोग मिले। मतलब और जो आप चाहते थे, जो आपका शौक था, वही आपने अपना करियर बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, और इससे ये हुआ कि जहाँ भी पहुँचा मैं, ये कहिए कि अच्छे लोग, इतने अच्छे लोग मिले कि उन्होंने मुझे सिखाया। जी जैसे ईटीवी की बात करें तो मेरा ख्याल है कि ईटीवी का ब्रेक सबसे पहले आपने ही दिया। ईटीवी में जब मैं गया तो आपने भी मुझसे इस्तेमाल किया कि किस तरह से आवाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आकाशवाणी में भी जो हमारे उस्ताद हैं, भट्ट सर हैं, और भी जो रहे, उन्होंने भी सिखाया। भट्ट सर ने तो मुझे बहुत सिखाया कि जब किस तरह से मॉड्यूलेशन होता है, किस तरह से शब्दों को उतार चढ़ाव होता है, ये सारी चीज़ें। ये आज से 15-20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, बल्कि 20 साल पुरानी बात। वो तो आपका उच्चारण सुधरा नहीं सुधरा? हाँ, नहीं वो सुधरा। और ये क्या है, ख़ास तौर से उसमें उच्चारणों के साथ-साथ उसमें एक चीज़ और होती है, मॉड्यूलेशन की ज़रूरत होती है कि कहाँ किस शब्द को किस तरह से इस्तेमाल करना है। हर शब्द के साथ न्याय होना चाहिए। आप हिंदी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में आप न्याय कीजिए शब्दों के साथ। उर्दू, अगर हिंदी का शब्द सही नहीं आ रहा, आपको उर्दू के साथ में न्याय करना है, अगर उर्दू का शब्द है। इंग्लिश का है तो इंग्लिश के साथ में। किसी भी भाषा का शब्द हो, उसके साथ न्याय करना सिखाता है तो वो आकाशवाणी है। इसके अलावा बिग एफएम में रहे, वहाँ भी अच्छा काम करने को मिला और ईटीवी में मिला। और फिर उसके बाद में प्राइवेट बहुत सारा काम किया, जहाँ भी प्रोमो बनने की ज़रूरत हुई, एड बने और या कुछ भी कमर्शियल, तो बहुत सारी जगह फिर काम करने का फिर चलता ही रहा और अभी भी चल रहा है। नए लोग इस फील्ड में आए तो उन्हें किस बात की एहतियात रखनी चाहिए और कैसे आ सकते हैं? हाँ, देखिए मैं 2 चीज़ें बताऊँगा, एक हिंदी मीडियम वालों की कमज़ोरी बताऊँगा और एक भोपाल के लोगों की उर्दू के बारे में बताऊँगा। जी जी। देखिए क्या है कि हर शब्द हर भाषा में नहीं है। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो हिंदी में ज़ा नहीं है, क़ा नहीं है, फ़ा नहीं है ना? ग़ा नहीं है, इस तरह से। अब अगर जैसे आप दूसरी भाषा में जाते हैं, संस्कृत में भी ये शब्द नहीं है, अरबी में भी ये शब्द नहीं है। उर्दू में बहुत सारे शब्द हैं जो हर भाषा में इस्तेमाल हो जाते हैं। शायद ये मेरा ख़्याल है कि शायद आधा लफ्ज़ जो है, उसकी बहुत सारी जगह मतलब सुनने में गलत लिखा जाता है, बोला जाता है। मगर मुझे लगता है कि ज़्यादातर लफ्ज़ उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये तो आपका सफ़र रहा वॉइस ओवर आर्टिस्ट का, जी। रेडियो का और विभिन्न चैनलों का। हाँ।
आपने एंकरिंग भी खूब की है। एंकरिंग भी बहुत की है और उसमें क्या फर्क होता है उन दोनों हाँ, चीजों दोनों में? चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब उसकी एक मैं वजह बताऊँ आपको कि एंकर, न्यूज़ रीडर, ड्रामा आर्टिस्ट और एक्टिंग और डबिंग सबका वॉइस का स्टाइल जो है, बोलने का तरीका जो है, वो सबका अलग होता है। अनाउंसमेंट का एक अलग तरीका है ऑफलाइन का, स्टेज का एक अलग तरीका है, न्यूज़ पढ़ने का एक अलग तरीका है, आप वॉइस ओवर करते हैं उसका एक अलग तरीका है। ये तरीके जो हैं हर आदमी, जैसे और अगर आप फिर अलग अलग जोनर के जो प्रोग्राम होते हाँ हैं, हाँ जो हाँ क्राइम का है वो बिल्कुल 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 हाँ, थोड़ा, तो हाँ, लाउडली होगा हाँ, है ना। अब आपको एक चीज़ बताऊं कि अमीन सयानी साहब ज़बरदस्त दुनिया के सबसे अच्छे एंकर थे मेरी नज़र में, जी जी मगर वो न्यूज़ नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि न्यूज़ एक अलग तरीका है। जो न्यूज़ रीडर हैं वो मेरा ख्याल है कि अनाउंसमेंट इतना अच्छा कर सकें, सभी की बात नहीं कर रहा मैं, तो मगर ये तरीका अलग है। एक आप जब एक्टिंग में आते हैं तो उसका एक अलग तरीका है, जैसे कई बार तो एक्टिंग भी की, ईटीवी में भी कई एपिसोड में दास्तान जुर्म में भी की, तो वहाँ भी सीखने को मिला और सिखाने वाले लोग थे। हाँ, मैं अपने दर्शकों को बताना भूल गया कि ये अच्छे एक्टर भी हैं और रंगमंच में भी काफी सक्रिय रहे हैं। रंगमंच की दास्तान बताएं, आप कैसे आना हुआ आपका? देखिए फर्रुख शेर खान साहब, जी जी उस वक्त मैं उनके टच में आया तो उन्होंने जो ड्रामे का था तो मैंने सोचा कि मैं भी करूं, तो बहुत अच्छा है स्टेज का। बस ये है कि स्टेज के प्रोग्राम में एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मुझे खलती है या मुझसे नहीं हो पाती, रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करना, हाँ, पूरा स्क्रिप्ट याद करना। स्क्रिप्ट याद करना। और स्क्रिप्ट याद करने के साथ साथ अब ये रेगुलर आप 15-20 दिन एक ही एक चीज़ को, तो कहीं ना कहीं मोनोटोनस लगता है, जिसकी वजह से स्टेज से मैं ज़्यादा लंबा नहीं जोड़ पाया। 2-3 ड्रामे किए जी तो ये रही। और वहाँ भी सीखने को मिला, फर्रुख शेर खान साहब ने भी सिखाया वहाँ, जी जी सब मुझे उस्ताद मिले। और अच्छा मैं सबसे अच्छी बात बताऊँ कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि चाहे आप कुछ भी बनना चाहते हो, एंकर बनना चाहें, आरजे बनना चाहें, होस्ट बनना चाहें, डीजे, आपको अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा सबसे पहले। वो तो बेसिक सही बात। जब तक आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बनेंगे तब तक आप सीख ही नहीं सकते। तो ये एंकरिंग के लिए खुद ही स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है अपनी? हाँ, हाँ देखिए एंकरिंग के लिए एक जैसे कुछ लिखना पड़ता है, कुछ एक्सटेम्पोर होता है, और कुछ लिख के बोला जाता है कि कुछ चीज़ें हैं जैसे, मगर ये है कि सिचुएशन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैंडल की जाती हैं कि किस वक्त क्या बोलना है, पब्लिक गदर कर रही है तो उस वक्त क्या बोलना है, खामोश ऑडियंस कैसी है आपकी, कुछ मुहावरे, कुछ शेर मुहावरे, शायरी शेर का भी। शायरी, हाँ ये आपको याद तो होना चाहिए, कम से कम बहुत सारे होना चाहिए कि जी जिससे कि आप लोगों को मनोरंजन कर सकें, आप उनके साथ में बातचीत कर सकें। जी जो भी एंकर है, अगर पब्लिक को ये लगता है कि ये हमारे जैसा है जी तो वो एंजॉय करेगी। अगर एंकर अपने आप को सुपीरियर बनेगा, 2-3 मिनट अच्छा लगेगा, उसके बाद में अच्छा नहीं लगेगा। पब्लिक से आपका अटैचमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। इतने सारे दर्शक हैं, उनके सामने घबराहट या कुछ इस तरह का नहीं, कभी शुरू में संकोच? हाँ, शुरू में होता था कि जैसे कि कैसे स्टेज को फेस करेंगे। सबसे पहले तो माइक को देखकर डर लगता था कि इसमें कैसे बोलें। जी हाँ फिर धीरे-धीरे कहते हैं ना कि वो करत-करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रस्सी आवत जावत से सिल पे होत निशान। तो वही हाल है कि करते-करते उस चीज़ में पहले ज़्यादा गलतियाँ करते थे, अब थोड़ी-थोड़ी कम करने लगे, मगर गलतियाँ होती हैं। एक चीज़ और बता दें कि आप कभी मास्टर नहीं हो सकते। आप सीखते रहेंगे, हमेशा नई एक सिचुएशन आएगी, उसमें आप गलतियाँ करेंगे। ये है कि पहले जो आपका कैचिंग पावर होता है, ज़रा मुश्किल होता है, धीरे-धीरे वो आसान हो जाता है। तो और साहब, हमने फेसबुक पे और यूट्यूब के आपके गाने भी बहुत सुने हैं। आप अच्छे गायक भी हो। देखिए मेरा ख़्याल है कि सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ आपको कि जी दोस्त जब ना मिलें तब आप बोर ना हो, हाँ, इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप खुद एंटरटेनमेंट पैदा करें, खुद अपने आप से कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहना चाहिए कि आप कहीं बोर ना हो। जी जी अभी आप मुझे यहाँ पर 2 घंटे इंतज़ार नहीं, वैसे ही बैठा के रख दीजिएगा, तो मैं बोर नहीं होऊँगा। कैसे? मैं कुछ ना कुछ यानी गुनगुनाना या किसी चीज़ में भी अपने आप को वो दोहराते रहता हूँ। तो थोड़ा गुनगुना के बता अच्छा, दीजिए गाना भी हमारे। सुनेंगे आप? हाँ जी साहब, आपको बुलाया है तो तो गाना सुनेंगे तो कौन-सा गाना सुनेंगे? जो आपको पसंद हो वही सुना दीजिए। एक गाना था, मैंने फ़ेसबुक पे डाला था, मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ का। वैसे मुझे रफ़ी साहब बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जी जी और रफ़ी साहब की आवाज़ जब भी मेरे कानों में पड़ती है
तो मैं बहुत सारे काम छोड़ देता हूँ, कुछ गाने तो ऐसे लगते हैं कि सुनते रहो। जी और मगर मोहम्मद अजीज़ साहब का मैंने एक गाना गाया था और जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया था, जी और वो सुनाता हूँ। जी जी। सैड सॉन्ग है, चलेगा थोड़ा? हाँ चलेगा, हम भी दुखी हैं थोड़े बहुत। अच्छा, हाँ, दुखी हाँ, तो फिर इस पे ये वाला गाना सुनिए। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। वाह क्या बात है। तो अपने आप में भी गाता रहता हूँ। हाँ तो जावेद भाई, जी, तो रेडियो पे ये आप अ, किस तरह बोलते हैं, जरा बोल के हमारे दर्शकों को अब बता मैं दीजिए। आकाशवाणी में जिस तरह से हम बोलते हैं वही बता देता हूँ। हाँ मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलो हर्ट्ज के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। देखिए क्या होता है कि 11 बजे के बाद में आकाशवाणी मध्य प्रदेश हो जाता है, वहाँ बोलने का एक अलग तरीका, मतलब थोड़ा सा मैं ज़्यादातर फिलर का भी इस्तेमाल करता हूँ बैकग्राउंड में। तो वहाँ बोलते हैं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनवाते हैं हम आपको जो भी प्रोग्राम होता है। लीजिए सुनिए सजी फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। इसमें श्रोता सीधे फोन कर कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं और अपने पसंद का गीत सुन सकते हैं। सुनते हैं सबसे पहले किसकी, हमारे कौन से दर्शक हैं, वो श्रोता है, उनका फोन अटेंड कर लेते हैं। इस तरह से चलता है, वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, हाँ, लोग है ना इस पे मोबाइल फेसबुक पर। और मोबाइल पे इतने बिजी हो गए हैं, और टेलीविज़न भी जी, अब हल्का हो गया उसके सामने। देखिए, फिर हाँ, रेडियो का अभी क्या। अरे रेडियो आज भी हम आपको बता दें कि रेडियो हमारे यहाँ फरमाइश के लिए जी आकाशवाणी में रोजाना ढेर सारे पत्र आते हैं जी जो अपनी फरमाइश के गाने सुनना चाहते हैं, फरमाइश में अपने नाम सुनना चाहते हैं। जी तो अब ये समझ लीजिए कि अब जब से सैटेलाइट का जैसे दौर बदला, पहले रेडियो आप ट्यून करते थे, आज मोबाइल में सुना जाता है और पूरी दुनिया में सुना जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि रेडियो सारे काम करते रहिए, रेडियो सुनते रहिए। जबकि आप रील या टेलीविज़न देखते हैं तो सब काम छोड़कर सिर्फ आपको देखना भी होता है। देखना पड़ता है, जी जिसमें आपके सारे काम छूट जाते हैं। जी रेडियो ऐसा है कि आप जो भी कर रहे हैं, घर की महिलाएं हैं, कुछ भी काम कर रही हैं, रेडियो चल रहा है, मोबाइल पे आप कहीं भी सुन रहे हो तो उसमें आप गाना सुन रहे हैं, मगर देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसलिए रेडियो का क्रेज़ कभी, मुझे नहीं लगता कि कभी ख़त्म होगा। जो रेडियो के शौकीन हैं आज भी हैं। जावेद भाई, कई एफएम आए भोपाल में भी, जब उनको हम लोगों ने सुना हम्म, तो सब नए गाने या इस तरह के एल्बम के गाने आए तो वो चल नहीं पाए। हम्म, पुराने गीत क्या अभी भी सदाबहार हैं लोगों। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि मैं बिग एफएम में था और जब भी मुझे वक्त मिलता था तो मैं विविध भारती सुनता था। और फिर विविध भारती ने भी पुराने गाने, ये विविध भारती बोल रहा हूँ, ये बिग एफएम ने पुराने गाने बजाना शुरू किए थे उसमें। जी तो आज देखेंगे आप दूसरे एफएम के कंपैरिजन में जो बिग एफएम है वो पुराने गाने बजाता है। जी और जब बिग एफएम में रहे तो वहाँ पर एक हमने शुरू किया था भोपाल के पटिए, जो बहुत पॉपुलर हुआ था। वो भी तकरीबन जब तक रहा मैं, जब तक खूब चला। और उससे बन्ने खां की एक आइडेंटिटी मिली मुझे कि लोग बन्ने खां के नाम से जानने लगे थे। उसमें कैरेक्टर था बन्ने खां। तो कुछ सुना दीजिए भोपाली में। भोपाली, हाँ मैं भोपाल के पटिए का ही एक वो हाँ बन्ने सुनाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, उसमें आप मुझसे ये पूछेंगे फिर क्या हुआ है ना, बीच में जब आपको लगे, अरे हाँ मैं बुधवारे से आ रही था जी तो हाँ वहाँ देखा कि बहुत ही हैंडसम लड़का आ रही था और सामने देखा हाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की आ रही थी। फिर क्या हुआ खां। बस ये कि लड़का आगे बढ़ता रहा, फिर लड़की इधर आगे बढ़ी, फिर क्या हुआ खां। फिर लड़का आगे बढ़ा, फिर लड़की पीछे बढ़ी। अरे कुछ और भी होगा अब ना यार। हाँ बता रहे हैं, लड़का लेफ्ट मुड़ गया, लड़की राइट मुड़ गई।
दोनों अलग अलग हो गए। बस ये बताना चाह रहे हैं सब आपकी तरह छिछोरे नहीं होते। इस तरह से अरे तो वाह। इस तरह से वो था और बहुत पॉपुलर हुए सारी चीज़ें। हाँ जी। और जब ग्वालियर में रहे तो हमने वहाँ कक्का जी शुरू किया था, हाँ। तो वो बुंदेली टच में था, हम्म। तो उसमें भी बड़ा मज़ा आता था। तो उसके बोलने का स्टाइल वहाँ का था। हाँ। काय भाई आना तुमसे कही आती तुम बेटा नहीं तुमने हमारी बात नहीं मानी, इस तरह से अच्छा बोलते अच्छा, थे। हाँ पूरी तो वो भी बुंदेली। अच्छा चला। जी जी, बड़ी मीठी हाँ, बोली है अपनी देखिए बुंदेली। हाँ। बुंदेली क्या हिंदुस्तान की या पूरी दुनिया की सारी ज़ुबानें इतनी खूबसूरत हैं, जी जी। बस एक ही चीज़ है कि आपको समझ में आती है, उसमें आपको रस या जी। खूबसूरती हाँ। नज़र आती है। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसमें खूबसूरती नज़र नहीं मैं आती है। दर्शकों को बताना चाहता था कि इतने टैलेंटेड आदमी होके भी इनमें मानवता कूट कूट के भरी है, और ये समाज सेवा का भी काम जी, करते हैं, भरपूर काम करते हैं। हाँ, तो एक समाज सेवी के रूप में भी हम आपको जानते हैं। ये तो अभी आपने कहाँ कहाँ योगदान दिया समाज सेवा में? वैसे ये चीज़ें बताने की नहीं होती मगर फिर एक साहब से मेरी बात हुई थी तो उनका ये कहना था बताओगे तो दूसरे लोग भी हाँ। इसको करते हाँ। हैं। लेडी हॉस्पिटल में हमने तकरीबन तकरीबन 9.5 साल जी फ्री खाना डिस्ट्रीब्यूशन किया जी। और उसमें ये है कि गरीबों के लिए खाना नहीं था, जिसको भूख लगे वो खाए, जी। ऐसा वो था। तो है। तो तकरीबन 10 साल के 9.5 10 साल हमारी पूरी टीम थी, आगा अब्दुल अलीम थे उसमें और भी लोग थे। तो हम लोगों ने शुरू किया और वो चला। फिर उसके बाद में जब लॉकडाउन के टाइम पे भी बहुत जितना हम लोग हमारी टीम से काम हुआ, हम लोगों ने लाइफ ऑफ ट्रस्ट और सबके साथ में मिल के काम किया। राशन जो बस ये मीडिएटर का काम मैंने बहुत अच्छा किया इसमें। समाज सेवा में सिर्फ मीडिएटर की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। कभी-कभी होता है पैसा खर्च करने की, बाकी आपने एक जगह से दूसरी जगह आपने मैसेज कन्वे करा दिया, सही लोगों तक आपका मैसेज पहुँच गया है, वो काम हो जाता है। जैसे अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है, जी तो मैं हर बार नहीं दे सकता, आप नहीं दे सकते। अगर ये मैसेज मैंने सबको शेयर किया, जिसको देना है उसने दे दिया, उसका भी काम हो गया कि उसने डोनेट कर दिया और इनकी भी ज़रूरत पूरी हो गई। सही बात। इसी तरह अब सब चीज़ों को छोड़कर मुझे लगा कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि जो बच्चे हैं, उनकी तालीम में जो रुकावटें आती हैं, किस तरह से हम दूर कर पूरा सकते आपने एक हैं। ग्रुप भी बनाए व्हाट्सएप हुए हैं। ग्रुप भी बना रखा है। हाँ, उसमें तकरीबन 850 900 लोग हैं। तो कुछ लोगों को फायदा हुआ उससे? बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें तो अगर वो ग्रुप में डाल देते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जी। ऐसा कई बार हुआ। कभी-कभी होता है कि नहीं भी सॉल्व हो पाती, कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं कर पाते, मगर कोशिश हमारी ये होती है कि उसको पूरा कर दिया जाए। भोपाल में एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको कोई चीज़ खलती होगी कि यार ये गलत हो रहा है, ये होना चाहिए, कुछ ऐसी समस्याएं? एक तो सबसे अभी ट्रैफ़िक बहुत ख़राब हो रहा है जी और दूसरी चीज़ और कहूँगा कि अमन पसंद लोग हैं, अमन की बातें हों तो ज़्यादा अच्छा है। फ़ेसबुक और व्हाट्सएप पे जिस तरह से नफ़रत की बातें चलती हैं, इससे कहीं न कहीं दिल तो दुखता है। क्योंकि हम सब इंसान हैं, बाकी हिंदू, मुसलमान और जो कुछ भी जो हैं वो हैं। मगर ये है कि अगर इंसानियत बाकी है, तो मुझे लगता है कि दुनिया बाकी है और जिस दिन इंसान में इंसान देखना आप छोड़ देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम इंसान रह पाएँगे। सही बात है। तो ये थे हमारे दोस्त और मशहूर आरजे समाज सेवी एंकर आरजे जावेद। बहुत बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ निज़ाम भाई आपने बुलाया इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जी जी। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और हस्ती से। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।